तत्कालीन एनडीए सरकार की तरफ से एक नया लॉलीपॉप दिया गया, नई पेंशन योजना का। और 20 साल बाद अचानक कृष्ण गोपाल जी के संगठन को, कृष्ण गोपाल मिश्रा जी के संगठन को महसूस होता है कि लॉलीपॉप के पीछे कितना बड़ा भ्रम डाला गया, कितना धोखा दिया। आखिर जिसको समझा था खमीरा वो भकासु निकला, ऐसा महसूस हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ, देश की जनता जानना चाहती है कि ये वायदा क्या किया गया था नई पेंशन योजना लागू करके। एक तो मैं आपसे क्षमा मांगते हुए कहूँगा कि अगर आप कृष्ण गोपाल मिश्रा की बात करेंगे तो लोग मुझे उस परिवार के साथ जोड़ देंगे जो परिवार को इस योजना के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैं शिव गोपाल मिश्रा हूँ और कृष्ण और शिव में थोड़ा सा फर्क रहता है, क्योंकि शिव तांडव भी कर सकते हैं, कृष्ण जो है सिर्फ बांसुरी बजा करके लोगों का सम्मोहन कर सकते हैं। तो मैं इस समय तांडव के मुद्रा में हूँ भगवान शिव की कृपा से। बात यह है कि 1 जनवरी 2004 को जब ये योजना लाई गई थी, हम लोगों ने उस समय भी इसका विरोध किया था। भारत सरकार को कहा था कि आप ये अनैतिक काम कर रहे हैं। अटल जी की सरकार थी, हमारे महामंत्री उस समय जगदीश प्रसाद चौबे जी थे, अध्यक्ष हमारे उमराव पुरोहित जी थे। उनके पत्र मौजूद हैं जिनके माध्यम से ये बात कही गई कि ये जो योजना है वो हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगी। लेकिन जो पूंजीपतियों के अखबार हैं और जो जिन्होंने अपनी कलम बेच दी है, कलमकार लोग, उन्होंने उस समय अग्रलेख लिखे, अखबारों में लिखा कि ये योजना लागू हो जाएगी तो करोड़ों रुपए जो है वो लोगों को मिलने का काम होगा, लाखों रुपए पेंशन में मिलेंगे उनको। तो ये एक ऐसा कुप्रचार किया गया कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लोग भ्रमित हो रहे थे। हम लोगों ने बहुत लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ये योजना ठीक नहीं है। आज वो हमारे सामने आ रहा है। जब लोग रिटायर हो रहे हैं 30,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जब रिटायर होते हैं 516 रुपये उनको पेंशन मिल रही है। जो 56,000 रुपये पाने वाला लोको पायलट रिटायर हो रहा है उसको 2,326 रुपये पेंशन मिल रही है। अभी परसों एक बच्चा आ गया था 8 तारीख को यहाँ पर, बच्चा क्या बुढ़ा ही कहिए, वो रिटायर हुए शकुल बस्ती से, वो रिटायर हुए मास्टर क्राफ्ट्समैन से, 52,000 रुपये तनख्वाह उनकी, और उनको 2,316 रुपये पेंशन। तो आप बताइए 2,000, 3,000, 516, इसमें किसी का जीवन तो चलने वाला नहीं है। तो ये जो झूठ की हांडी थी अब फूट चुकी है। लोग समझ गए हैं कि ये सिर्फ हमको बर्बाद करने के लिए ये काम किया गया, और इसका मात्र कारण ये है सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। 14% सरकार अपना दे रही है, 10% हमारा काट रही है। हम सरकार से कहते हैं आप हमारे साथ बैठ जाइए, आपको 1 नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, इसी 24% में ही पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। सर, तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनकी बड़ी अच्छी इच्छा भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी, क्या तब इस पर कोई संकेत नहीं डाला जा रहा था कि पेंशन बाजार की जोखिमों के ऊपर आधारित है? देखिए, जहाँ तक अटल जी का सवाल है, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने अपने जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना संवेदनशील। लेकिन एक बात तो है कि ये जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अटल जी के ज़माने में एक ऑर्डर निकाल करके आ गया कि ये जो है वो पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन स्कीम ला रहे हैं, और जब हमारे मनमोहन सिंह जी आए तो उन्होंने PFRD एक्ट बना दिया, और PFRD एक्ट पास नहीं होता पार्लियामेंट के अंदर, उसका समर्थन जो है वो भाजपा ने करने का काम किया। तो इन दोनों की जो योजनाएं हैं, सोच है, वो एक जैसी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा आंदोलन जो है वो गैर राजनीतिक है। हम सिर्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है हमारा, कि आप हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन रहे हैं, हमारे बच्चे और बच्चियों का आप लाठी छीन रहे हैं, उनका सम्मान छीन रहे हैं, आप समाज में उनकी इज्जत छीन रहे हैं। तो हम ये नहीं होने देंगे। हम नेशनल जॉइंट जो हमारी एक्शन कमेटी है और पुरानी पेंशन बहाली मंच है, हम उसके माध्यम से बहुत पूरा साल हो गया, 21 जनवरी 2023 से संघर्ष करते करते अभी आज हमारा जो भूख हड़ताल खत्म हुआ है। हम 1 हफ्ते के अंदर अपने ज्वाइंट फोरम फॉर एक्सप्लोरेशन अबाउट पेंशन स्कीम की बैठक बुलाएंगे स्टीयरिंग कमेटी की, और आने वाले मार्च के महीने में शुरुआत से ही हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला करेंगे। अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अनिश्चितकालीन हड़ताल में क्या क्या होगा सर? सिर्फ एक सवाल,
बहुत बड़ा महकमा है और आपके साथ में डिफेंस के भी, शिक्षा के भी, हेल्थ के भी कर्मचारी जुड़ रहे हैं, फिर इतनी कम तादाद यहाँ पर। नहीं, ये तो हमारे यहाँ जो यहाँ हम लोगों ने बुलाया है दिल्ली में जंतर मंतर पर, ये खाली प्रतिनिधि लोग हैं, नेता लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो प्रतिदिन 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि हर ब्रांच के ऊपर इस तरीके के काम हो रहे हैं। राज्य कर्मचारी अलग बैठ रहे हैं, राज्य कर्मचारियों में भी स्वास्थ्य के लोग अलग बैठ रहे हैं, सड़क के परिवहन के लोग अलग बैठ रहे हैं। जो लोग हैं सब अपने अपने कार्यालयों पर बैठ रहे हैं। हम लोगों ने कहा ब्रांच लेवल पर धरना करो, भूख हड़ताल करो, ताकि लोगों के अंदर मैसेज जाए। जब वो लंच पे आए, चाय पीने जाएं, देखें कि लोग जाड़े में लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, वो रुकते हैं, बात करते हैं, संवेदनशील लोग हैं, उनके अंदर एक मैसेज जा रहा है। तो ये आप ये मत मानिए कि यहाँ जो 250-300 लोग बैठे हुए हैं, ये तो एक प्रतीकात्मक है कि इनमें सारे तमाम शिक्षक, राज्य कर्मचारी, रेल कर्मचारी, इनकम टैक्स के कर्मचारी, दूसरे लोग बैठे हुए हैं। ये पूरे देश में ये चल रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन 4 दिनों के अंदर कम से कम 25 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जो सर आपसे जुड़ना चाहती हूँ। हम तो सबसे आग्रह कर रहे हैं कि जो भी कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर जा रहे हैं आप ना चले हमारे साथ। जो पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ना चाहता है, कोई भेद नहीं है, न मनभेद है न कोई वो है, सब लोग हमें एक मंच पर रहें। कोई किसी को नेतागिरी करने का शौक है, हम उसके हाथ में कमान देंगे, उसके पीछे खड़े होकर के उसको सपोर्ट देने का काम करेंगे। लेकिन एक ही आशा करते हैं कि देश में तमाम कामगार जो है वो अपनी पेंशन बहाली के लिए एक मंच पर आएगा। भारत सरकार के सामने खुली चुनौती है, वो हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर कोई अनारकी हो, आर्थिक जो है वो किसी तरीके का पतन हो। हम नहीं चाहते देश की जनता को कोई तकलीफ पहुंचे, लेकिन अगर सरकार हरधर्मता पर आमादा है तो हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। हम निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सरकार की तरफ से इन 4 दिनों के अंदर या आज आखिरी दिन कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए आया? नहीं, अभी कोई हमारे पास नहीं आया है। बैकडोर ऑपरेशन जरूर रहे, लोगों को कहा जा रहा है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, ये करने वाले, वो करने वाले हैं। 2 बार उस कमेटी से भी मीटिंग हो चुकी है। हमने अब उनको लिख के भी दे दिया है कि भाई मुगालते मत रहिए। वो कहते हैं कि हम आपको पहले जो मिल रहा है उससे अच्छा दे देंगे। हमने कहा नहीं चाहिए, हम लोग लालची लोग नहीं हैं। हमको सिर्फ जब हम रिटायर हों आधी पेंशन दे दो और उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ दे दो, हमको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप हमको ज़्यादा मत दीजिए लेकिन कम भी मत दीजिए। ये 2000-1000 रुपये में लोगों का जीवन नहीं चलेगा। तो ये सरकार को सोचने की बात है। अब ये बाल जो है वो उनकी कोर्ट में है, हमने लिख करके भेज दिया है। आज बहन जी श्रीमती निर्मला सीतारमण को भी ज्ञापन भेज दे रहा हूँ, अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को, कैबिनेट सेक्रेटरी को, अपने एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी को, डीओपीटी सेक्रेटरी को भी लिख के भेज दे रहा हूँ। मैं एनजेसीए का कन्वीनर हूँ, लेकिन साथ ही एनजेसीएम का स्टाफ साइड सेक्रेटरी भी हूँ। जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उसके चेयरमैन हैं, उनको भी मैंने कहा है। हमने कहा कि इससे पहले कि देश के अंदर एक ज़बरदस्त आंदोलन हो, ऐतिहासिक आंदोलन हो, हमने कहा हमने देख लिया कभी सरकारी कर्मचारी इतनी बड़ी संख्या में नहीं आया था। 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो रामलीला मैदान में आए। तो हमने कहा लोगों के मन में गुस्सा है, इस असंतोष को, गुस्से को अगर ख़त्म कराना है तो आप इनके हक़ में फैसला करिए। एक सूत्री मांग है, आप जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, वो सरकारी खजाने से पेंशन लेंगे और हमको जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन के लिए मजबूर किया जा रहा है। संख्या भी तो कम होती है ना। संख्या कम होने से क्या होता है? सवाल इस बात का है रेल कौन चला रहा है? अगर हम 13,500 गाड़ियाँ चला रहे हैं तो 13 लाख अगर आदमी हैं तो उनमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम कमा के भी तो दे रहे हैं। आप बताइए ना, कौन एमपी कमा के दे रहा है, कौन एमएलए कमा के दे रहा है? ये जो मंत्री हैं लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं दिखाने के लिए, पीछे क्या कमा रहे हैं इसकी तो जब आएगा, भविष्य आएगा, वही बताएगा। लेकिन हमारे लोग तो मेहनत के लोग हैं, अपनी जान दे के कमा रहे हैं। हर साल 400-500 लोग रेल कर्मचारी अपनी जान देते हैं। अभी कोविड में 11,000 गाड़ियाँ हम लोगों ने चलाई और हमारे 3,000 साथी शहीद हुए। है कोई इनमें से कोई मंत्री शहीद हुआ? कोई एमपी एमएलए शहीद हुआ? सर, आपके जो धरना प्रदर्शन आप कह रहे हैं कि अब हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, तो उससे सरकार हड़ताल पर जाएंगे, धरना वरना खत्म। सरकार को क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार पर प्रभाव पड़े भगवान जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि जिस समय 74 की हमने हड़ताल की थी
उस हड़ताल के बाद इस देश के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का काम किया था और उन्होंने इमरजेंसी लगाई। तो उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद में उनको मुँह की खानी पड़ी थी। पूरे नॉर्थ इंडिया में एक भी मेंबर पार्लियामेंट उनका नहीं आया था, पुलिया पर बैठ करके अपने बाल नोच रही थी। तो ऐसी नौबत सरकार ना लाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा। मिश्रा जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से, खुदा न खास्ता सरकार आपकी इस जायज़ मांग को मंजूर नहीं करती है तो आपके संगठन का जो इतना विशाल है और उसके लगातार समर्थन बढ़ रहे हैं और विभागों से, उनकी नाराज़गी का सरकार के सेहत पर असर नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव पर कितना असर पड़ने जा रहा है? मैं तो एक बात बहुत साफ तौर पे जानता हूँ, ये सरकार मुझे नहीं लगता है कि इतनी असंवेदनशील सरकार है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संवेदनशीलता इनके अंदर आएगी, आ भी रही होगी। ये और इनका परिवार जो है, विशेष तौर पर जो मेन परिवार है जिसका मुखिया नागपुर में बैठता है, वो जरूर इनके ऊपर दबाव बनाएगा और इनसे कहेगा कि ये बच्चे बच्चियों से खिलवाड़ बंद कर दो। और अगर मान लीजिए भगवान ने इनको ऐसी बुद्धि दी होगी तो फिर वही होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था, वही इनका भी असर होगा। ये मैं साफ तौर पर क्या कुछ मैसेज क्या रहेगा? जनता के लिए मैसेज क्या रहेगा? जनता के लिए मैसेज मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग तो जो है वो देश की जनता को तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि देश की अर्थव्यवस्था में कोई खराबी आए। रेल विशेष तौर पर इस देश के विकास की जो है वो अग्रगामी भूमिका अदा करता रहा है। ये जो हमारी धमनियाँ हैं, हम लोगों ने हमेशा इसमें रक्त प्रवाह करने का काम किया है। हमने अपने जान की परवाह नहीं की है। जितने लोग मिलिट्री के लोग नहीं शहीद हुए हैं, उनसे ज़्यादा शहादत हमारे लोग हर साल देने का काम करते हैं। अगर सरकार इन सब बातों को नहीं समझती है तो हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। मैं अपने साथियों से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर सरकार मान जाए तो कोई बात नहीं है, जय जय। अगर नहीं मानती है, पूरी ताकत से अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी करो। और अब की बार खाली रेल नहीं बंद होगी, राज्य कर्मचारी हमारे साथ हैं, शिक्षक साथ हैं, प्राइमरी टीचर साथ हैं, जूनियर वाले साथ हैं, माध्यमिक साथ हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर हमारे साथ हैं। जब बंद होगा तो सारा देश बंद होगा, सड़क भी बंद होगी, रेल भी बंद होगा और ऐसी ऐतिहासिक हड़ताल होगी जो मैं समझता हूं कि सरकार को निश्चित तौर पर एक ऐसी चुनौती होगी जिसका मुकाबला सरकार नहीं कर पाएगी। हर जगह बंद होगा। कश्मीर राज्यों से आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं मेरे सभी दुकानदार भाइयों, आप सब लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ पार्टी का शासन था, कांग्रेस के अलावा कोई दल नहीं था। अभी तो 8 राज्यों में केंद्र सरकार नहीं है, तो हमें सरकार की चिंता नहीं है, सरकार किसी दल की भी रहे, लेकिन हमें अपने मुद्दे पर लड़ना पड़ेगा। हमें याद है कि हमने हड़ताल की, हड़ताल के बाद देश के अंदर इमरजेंसी लगाई श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और उन्होंने कहा कि हम इमरजेंसी क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने कहा इसलिए कि रेल कर्मचारियों ने हड़ताल की, वो देश को कर्ज में धकेलना चाहते थे, देश की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते थे। 4 साल का भाषण छापा। इन्होंने कहा कि अगर 2 दिन के लिए दुर्गापुर और भिलाई की भट्टियां बंद कर दी जाए तो ये देश में जो इस समय माहौल है वो खराब हो जाएगा, गाड़ियां रुकेगी, कोयला नहीं पहुंचेगा, बदरपुर के भट्टियां बंद हो जाएंगी, इनके दिमाग सुन हो जाएंगे। ये जो मंत्री लोग यहाँ बैठे हैं, 4 साल का भाषण था, छापा उन्होंने, लेकिन इतना जुर्म किया उस सरकार ने हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ, जिस तरीके से बीएसएफ, जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेज इस्तेमाल करके हमारे बहन और बेटियों को, माताओं को बेइज्जत कराने का काम किया, उनके घरों में छापा डलवा करके। और कुछ गद्दार भी थे उसमें जिन्होंने हमारे पीठ में छुरा भोगने का काम किया। लेकिन उस सरकार के खिलाफ जब मांग मांग रहे लोग, तो आपने देखा कि उनको इमरजेंसी लगाने के बाद जब वो चुनाव कराए उन्होंने, तो उस समय शैल चतुर्वेदी की कविता याद आ जाती है। शैल चतुर्वेदी क्या लिखा था? सुनो राम अंकल, बुलाओगे जंगल, गेहूं का दाना ढूंढते रह जाओगे।
उस समय श्रीमती गांधी को एक भी मेंबर पार्लियामेंट जो है वो नहीं मिल रहा था नॉर्थ इंडिया में, और जनता पार्टी का शासन आ गया। और हमारा देखिए जनता पार्टी का शासन आया, मोरारजी भाई की सरकार बनी, हम लोगों ने 2.5 लाख लोग करके और वोट करके प्रदर्शन किया। क्यों? इसलिए हमारे जो मोरारजी भाई थे उन्होंने कहा कि हम जो है देश के अंदर नया श्रम कानून लाएंगे, जैसे ये नया श्रम कानून लाएंगे। कहते हैं श्रम कानून श्रमिकों के हित में है, खाली अडानी अंबानी और कारपोरेट्स के हक में नया श्रम कानून आया, ये बन गया तो इसके बाद यूनियन नहीं बन पाएंगी। ये बन गया तो आप हड़ताल की नोटिस देंगे, आपको जेल होगी। जिस यूनियन हड़ताल की नोटिस देगी उस यूनियन की मान्यता समाप्त है। लोग की संपत्ति को करेंगे, आपके पर जुर्माना होंगे, ये इसलिए कानून में लिखा हुआ। हम अपनी बात को रखें, आप सुने नहीं, हम हड़ताल की बात करें तो हमारे ऊपर चलो, ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। इस देश में अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी चली गई, इंदिरा गांधी जैसी सरकार, मजबूत सरकार चली गई। अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो निश्चित समझ लीजिए कि खलक की आवाज को ललकारे गुना समझो, ये सरकार भी नहीं रहेगी। ये बात को समझ सिर्फ अनिश्चितकालीन हड़ताल, हड़ताल और अनिश्चितकालीन आप लोग तैयार हाथों में गुस्सा अंगारा दिखाई पड़ना चाहिए, समझेंगे? उनकी मुद्रा बदल जाना चाहिए। मैं सभी को आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है और तमाम बातों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी कार्यों में हमने जरूर है क्या देख रहा है जिनके समाज को मिलती है, जिनके सपने में जान होती है, उन्हें जो कुछ नहीं होता। और अंत में एक चेतावनी भारत सरकार को देते हुए अपने बारे में ध्यान से कह दो, ध्यान से कह दो, आकाश में रहे, बातें चल रही है, ईमानदारियों से कह दो कि औकात में रहे, ईमानदारियों से कह दो औकात में रहे। हम बंदों से नहीं, हौसलों से उड़ान भरते हैं। अच्छी कविता है, आपके सामने रखी, उसके सामने दी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अंतिम बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। वो ये है कि ये
सोच गए होते हैं छत के ऊपर ये छतों को रख के दिए करके बन गए होते छतों को रख के दिए करके बन गए होते आखिर से कोई तो है जो इनके पर बदलता है आखिर से कोई तो है जो बदलता है पूरा खोलना ये वाले साथी है मंजीत पटेल है साथी अशोक करोड़िया है बालक जी है और त्यागी जी है संजीव है आप सब लोग मजबूती के साथ इनके साथ जुड़े रहिए निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन बहाल होगी आपको हक मिलेगा